हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का। तो बेटा मैट्रिसेस जो है हमारा वर्ड मैट्रिसेस, ये वाला, ये प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है? जमा होती है ये मैट्रिक्स की। तो अगर ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उनको मैट्रिसेस कहते हैं, और अगर एक मैट्रिक्स की बात की जाए तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेटा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये एक सिर्फ सिस्टमैटिक वे में डाटे को क्या रिप्रेजेंट करने का और प्रोसेस करने का तरीका है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हमारे 4 सिटीज हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। अब देखें जी, हमारी एक ट्रेन जा रही है यहाँ से कराची से लाहौर। अब एक और जा रही है कराची से मुल्तान, एक जा रही है कराची से फैसलाबाद। ये हो गया हमारे पास डाटा। अब लाहौर से एक जा रही है फैसलाबाद, एक जा रही है कराची, मुल्तान कोई नहीं जा रही। अब लाहौर के बाद फैसलाबाद से एक जा रही है सिर्फ और सिर्फ कराची बस, और मुल्तान से कहीं पे भी कोई नहीं जा रही ना। मुल्तान आ रही है कराची से एक, मुल्तान से ना कोई फैसलाबाद जा रही है, ना कोई लाहौर जा रही है, ना कोई कराची जा रही है। तो ये क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक डाटा है। इसको सिस्टमेटिक वे में, एक बेहतरीन अंदाज में, एक सिंप्लीफाई वे में, यानी एक साफ सुथरे अंदाज में लिखने का तरीके को क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, अब देखें, ये हमारा शहर हो गया कराची, ये भी कराची। तो कराची से कराची, तो कराची से कराची एक ही शहर में, एक उसी शहर में ट्रेन तो नहीं जा सकती, यानी कराची से कराची तो कोई भी नहीं होगी। अब कराची से लाहौर देखें, कराची से लाहौर एक ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे 1। अब कराची से मुल्तान ये देखें, ये जा रही है, तो ये 1। कराची से फैसलाबाद भी जा रही है, तो 1। ठीक है। अब लाहौर से बेटा कराची, ये देखें, ये जा रही है, तो 1। लाहौर से लाहौर एक ही शहर के अंदर कैसे ट्रेन जा सकती है? तो यहाँ पे 0, यानी 0 का मतलब कोई ट्रेन नहीं जा रही यहाँ लाहौर से लाहौर में। लाहौर से मुल्तान कोई भी नहीं जा रही, ये देखें, लाहौर से तीर कोई भी नहीं मुल्तान की तरफ, 0। लाहौर से फैसलाबाद ये जा रही है 1। अब मुल्तान से कराची 0, 0, 0, 0, क्योंकि मुल्तान से कोई ट्रेन ना कराची जा रही है, ना फैसलाबाद जा रही है, और ना ही लाहौर जा रही है। अब फैसलाबाद से देखते हैं बेटा, फैसलाबाद से कराची जा रही है, फैसलाबाद से लाहौर 0, फैसलाबाद से मुल्तान 0, फैसलाबाद से फैसलाबाद 0। तो बेटा ये हमारा है मैट्रिक्स। आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डेफिनेशन होती है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा मैट्रिक्स है। फिलहाल आप मान के चलिए ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया हमें बेटा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आखिर पूरा का पूरा चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो ये है एप्लीकेशन बेटा। हम एक सिस्टमैटिक वे में डाटे को, अपने नंबर्स को, बेशुमार ज्यादा नंबर्स को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैट्रिक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का। इसी तरह डाटे को सिस्टमैटिक वे में सेव करने के लिए, और प्रोसेस का मतलब फर्ज कर रहे हैं कि कल को कराची से लाहौर जाने लग जाए 3 ट्रेन, यानी वक्त अलग अलग टाइम पे, कोई 11 बजे जा रही है सुबह, कोई सुबह 8 बजे जा रही है, कोई शाम 5 बजे, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बजाय यहाँ इसके कि हम कराची से लाहौर की तरफ 3 तीर बनाएं, तो वो क्या आ जाएगा? एक मिक्स सा, कम्प्लेक्स सा फॉर्म बन जाएगा। तो इसको सिस्टमैटिक वे में लिखने को कहते हैं मैट्रिक्स। इसी तरह हम मैट्रिक्स यूजफुल है हमारी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी हमारी, आपको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ये देखें, 7x प्लस 4y इक्वल टू 17, 13x प्लस 14y इक्वल टू 18। तो ये देखें बेटा, इस तरह हाँ की हमारी लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, ये देखें, ये लीनियर इक्वेशन को भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है 1.6 इसी पे है, तो इसको भी हम मैट्रिक्स में लिख के मैट्रिक्स से इसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेटा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंसेज में और बहुत सी ब्रांचेज हैं फिजिक्स साइंस की, या स्टडी की, जैसे हमारी स्टैटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और बहुत सारी, जहां कहीं भी हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्रामिंग, गेमिंग, 3D एनिमेशन वगैरह, जहां पे भी डाटा यूज हो रहा है, और डाटे को सिस्टमैटिक वे में इस तरीके से मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट करने के लिए या अरेंज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? अपने मैट्रिक्स सिस्टम को यूज करते हैं, या मैट्रिक्स को। ये देखें, अब हमारे फिजिक्स के अंदर है 74 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर है 70, इंग्लिश के अंदर है 68, और उर्दू के अंदर 64। ये भी हमारा डाटा किस में रिप्रेजेंट किया गया है? मैट्रिक्स में। यही होता है हमारा मैट्रिक्स। अब बेटा आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले जो आइडिया दिया था दुनिया को कि इस डाटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, वो हमारे सबसे पहले जो थे इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, आर्थर कैली के नाम से। कब दिया था? 19वीं सदी में, 19वीं सदी में। और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसकी क्या दी थी? थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858 में। ठीक है बेटा।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। सिंपल सी एप्लीकेशन इसकी याद रखनी है। एप्लीकेशन का मतलब कि हमारे जिंदगी में इसका रोल क्या है, हमारे काम किस तरह आता है। हमें ये डाटे को एक अच्छे वे में, जैसे आप बेटा एयरपोर्ट्स पे गए होंगे तो वहां पे लिखा होता है इसी तरह से, यहाँ पे लिखा होता है फ्लाइट्स का नाम, यहाँ पे टाइमिंग और यहाँ पे सिटी वगैरह, वो एक पूरा ऐसे बॉक्स बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है। तो वो भी जो डाटा है हमारा वो किसके अंदर होता है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये हो गया मैट्रिक्स का यूज, उसका एप्लीकेशन। हम क्यों पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके ऊपर, और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कहाँ कहाँ बेटा साइंस की दुनिया में जहां कहीं भी डाटे का नाम होगा, इवन आपके जो ग्राउंड्स के अंदर मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे जो स्कोरिंग दी गई होती है नीचे, वो भी मैट्रिक्स की ही शक्ल में होती है। ठीक है, यानी एक सिस्टमैटिक वे में इस तरह के कॉम्प्लेक्स घूमे फिरे डाटे को एक अच्छे बनावटी तरीके से लिखने को हम क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है डाटा हमारा। वहां पे क्या यूज हो रहा है, मैट्रिक्स यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसका मजीद कॉन्सेप्ट क्या है और इसके रूल्स एंड रेवोल्यूशंस कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। और इसके बाद बेटा हम करेंगे हमारे यूनिट नंबर 1 क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, आ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो बेटा नंबर से यहाँ मुराद है आपके रियल नंबर्स। तो आपने आई होप रियल नंबर्स पढ़े होंगे। अगर नहीं भी कोई आता पता रियल नंबर्स का, तो सिर्फ फिलहाल सिर्फ ये याद रखना कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इधर इन्फिनिटी ला महदूद, यानी जाते जाएंगे ना रुकने वाली तादाद। यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 1, अब इसके अंदर 1/2 1/3 भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल आप इन्हीं को कंसीडर कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये नंबर्स, तो नंबर्स को हमने अरेंज करना है किस तरह से, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, तो बेटा रेक्टेंगुलर का आपको पता होगा क्लास 9 का और क्लास 7 का या 8 का कॉन्सेप्ट है। यानी हमारी ये जो शेप होती है ये रेक्टेंगुलर शेप होती है, यानी इसके अंदर क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, और शेप क्या होती है, क्लोज होती है। ये देखिए बंद है, यानी ऐसे नहीं है कि ये हम इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं। शेप साइड तो इसके अंदर भी 4 है, 1 2 3 4, लेकिन ये क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है तो क्लोज होगी। अब रेक्टेंगुलर है तो इसकी ऑपोजिट साइड, ये वाली साइड बेटा 1 और 2 आपस में इक्वल होगी, 1 साइड इक्वल होगी 2 के, और इसी तरह 3 साइड इक्वल होगी 4 के। साइड ऑफ 3 इक्वल टू 4 नाम दिए, यानी सामने की दो, ये देखें ये सामने की 2 साइड्स और ये 2 सामने की साइड इसके अंदर क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी तरह कोई रेक्टेंगुलर शेप होगी हमारी, रेक्टेंगुलर तरह की अरेंजमेंट होगी, तो हमारे बेटा मैट्रिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट से मुराद है कि अब देखें बेटा ये हमारे नंबर्स डाल दिए हमने, ये हमारे क्या है नंबर, ये देखें इन्हीं में से हैं। यहाँ पे अगर जाते जाएंगे -9 आ रहा होगा, इधर जाते जाएंगे 5 आ रहा होगा। अब ये देखें नंबर्स की अरेंजमेंट कैसी है, रेक्टेंगुलर कैसे है। तो बेटा इसको पहचानने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि हमने हमारी ये जो नंबर्स हैं, ये आपका क्लियर है तो इसको रेज कर देते हैं, लिखने लगा हूं। ये देखें ये नंबर्स को हमने हटा के इनकी जगह क्या कर देना है, पॉइंट्स लगा देने हैं, पॉइंट्स। ये देखो इन तीनों की जगह पॉइंट लगा दिया, इसकी जगह भी पॉइंट, इसकी जगह भी पॉइंट, इसकी जगह भी पॉइंट। अब अगर बेटा हम इन पॉइंट्स के थ्रू लाइन ड्रा करें, ये देखें ये और ये देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, यानी इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। तो ये एक तरह की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये देखें ये भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अगर आप इन नंबर्स को हटा के इनकी जगह डॉट्स लगा के इनको इससे कनेक्ट करें तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब नॉन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो नहीं सकती बेटा उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर नंबर्स आ जाए इस तरह 5 7 9, तो अगर हम इनको पॉइंट बना के यहाँ से लाइन खींचे यहाँ, तो ये देखें क्या ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है इस तरह की, नहीं। तो ये हमारा मैट्रिक्स की अरेंजमेंट नहीं होगी। मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की अरेंजमेंट या इस तरह की 2 7 2 8, यहाँ पे भी डॉट लगाएं तो ये देखें ये भी अरेंजमेंट इससे कंपेयर करें तो इससे नहीं मिलती। तो ना तो ये अरेंजमेंट होगी ना ये अरेंजमेंट होगी। ठीक है, इस तरह की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, यानी किनकी होगी, नंबर्स की। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब ये देखें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इन रोज। अब रोज से क्या मुराद है यहाँ पे, तो बेटा अगर आप इन नंबर्स को फिर डॉट मान लें, ये 2 की जगह डॉट, 5 की जगह डॉट, 0 की जगह डॉट, -9 की जगह डॉट, -3 की जगह डॉट, 1 की जगह डॉट। ठीक है, और ये बंद है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब अगर हम ऐसे सीधी लाइन लगाएं, इसे कहते हैं लाइन अलोंग हॉरिजेंटल, यानी हॉरिजेंटल वे में लाइन लगाएं तो ये हमारी रो हो जाती है। क्या हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, रो। अगर इस तरह सीधी लगाएं, क्या अब अगर कोई बच्चा कहे कि हम सर इस तरह लाइन, तो ये बेटा लाइन इस तरह हॉरिजेंटल नहीं है, ये हमारे मैट्रिक्स की रो नहीं होगी। या इस तरह लगाएं
तो ये भी हॉरिजेंटल नहीं है। हॉरिजेंटल का मतलब बिल्कुल सीधी, ऐसे जैसे हमारे पेपर पे लाइनें लगी होती हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटल। जैसे ये मैं अपने हाथ खोलूं तो ये मेरे हाथ क्या है, हॉरिजेंटल है, अलोंग हॉरिजेंटल लाइन है, यानी ये भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, ये भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो जो भी हमारी लाइन आएगी, या जिस लाइन के अंदर हम अगर लाइन लगा के उसके अंदर अपने एलिमेंट्स रख दें, यहाँ पे 2 रख दें, यहाँ पे 5 रख दें, तो जो बेटा नंबर अरेंज होंगे हॉरिजेंटल वे में, उसे को हम कह देंगे रो। तो इसकी ये भी रो है और यहाँ पे इसकी ये भी रो है, ये रो हो गई 2। इसी तरह हम हमारा ये मैट्रिक्स देखें तो इसके अंदर ये रो 1 इस तरह से, और ये हमारी रो 2, रोज में एंड कॉलम। अब कॉलम बेटा कहते हैं वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ये देखें, ये मेरे जो हाथ हैं, ये हमारा ये जो पॉइंटर है ये वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब देखें, अगर हम इन्हीं अपने एलिमेंट्स के ऊपर लाइन ड्रा करें तो ये हमारे बन जाएंगे कॉलम। तो ये देखें, ये हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर किस तरह से अरेंज है, रेक्टेंगुलरली, और रोज के अंदर ये देखें ये रोज है, एंड कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर। देन एक और कंडीशन है इनक्लोज, इनको बंद कर देते हैं बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट से तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट होती है ये वाली हमारी, ये देखें 2 5 6, ये बंद कर दी, ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट हो गई, ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये होते हैं हमारे बेटा, क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, एक एक लफ्ज का इसको अंदर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं आगे इनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है बेटा। तो बेटा जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं कैपिटल अल्फाबेट से ऑफ इंग्लिश। ये देखें, मैट्रिसेस आर डिनोटेड, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर या अल्फाबेट से ऑफ इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 2 3 4 5। तो ये देखें, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, अपने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से। स्मॉल अगर ए से यहाँ करेंगे तो वो गलत होगा, कैपिटल ए से कर दें, चाहे ए से, चाहे बी से कर दें कैपिटल से, चाहे जेड से कर दें, तो ये इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब एक चीज और बेटा, सिंपल सी एक चीज और, वो ये है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 मैट्रिक्स के अंदर, बेटा इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, या इनको कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद एक और टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो बेटा रोज और मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो वही हमने बात तो कर लिया, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक के लिहाज से कैसे इसको डिफाइन करते हैं वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। यानी रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि आपने ये जो लाइन है मैंने बताया भैया हॉरिजेंटली, इसके अक्रॉस आपकी जितनी लाइंस आएंगी, लाइंस वो जिनके अंदर एलिमेंट्स, ये देखें ये लाइन जिसके अंदर एलिमेंट्स आए, अब ये लाइन आप कंसीडर कर लें और इसको रो कर दें तो वो तो बेटा गलत बात है। लाइन वो लगानी है जिस जो पहली कंडीशन हॉरिजेंटल हो, ये लाइन हॉरिजेंटल होती है, ये डायरेक्शन ना ऐसे हो ना टेढ़ी हो, ठीक है, ना ऐसे हो ना ऐसे हो, सिर्फ हॉरिजेंटल, ठीक है। और दूसरी बात, जब वो लाइन लगाएं, और ये बात जहन में रखेंगे, ये लाइन इमेजिनरी जहन में लगानी है, यहाँ पे मैं इसलिए लगा के बता रहा हूँ कि हमें समझ आए, हम देख पाए क्या होता है। तो ये लाइन नहीं कंसीडर की जाएगी, और ये लाइन लगा लें। तो ये दो हॉरिजेंटल लाइन लगाई हमने, कतारें लगाई, और दोनों के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, रोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या डेफिनेशन होगी रोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए represented in horizontal way, is called rows। तो किनको रोज कहते हैं, जो हॉरिजेंटल वे में हमारे एलिमेंट्स जो क्या किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड रोज। इसी तरह वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो अरेंजमेंट है, यहां पे आप सेम लिख देंगे, द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बी रिप्रेजेंट इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड, यहां रो की जगह कर देंगे कॉलम्स, इज कॉल्ड कॉलम्स।
अब देखें बेटा, किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम फाइंड करने के लिए आपने सीधी लाइन लगानी है नीचे की तरफ, फिर शर्तें वही हैं कि लाइन लगानी है वो जिसमें से एलिमेंट्स में से जो गुजरे। ये देखें, ये लाइन लगाऊं तो एलिमेंट्स में से पास कर रही है तो ये कॉलम 1, ये भी एलिमेंट्स में से पास कर रही है तो ये कॉलम 2। अब ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ तीसरी लाइन लगा के कह दें कॉलम 3, तो कॉलम 3 नहीं होगा, इसके कॉलम 2 ही है। तो ये हो गया हमारा कॉलम्स और रोज का फंडा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है बेटा, वो मैं रेज कर लूँ, आपको बताता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया, आई होप। अगर आपने नोट भी करना है तो कर लीजिए इसको। तो चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा, छोटे छोटे बेटा पॉइंट्स हैं इसके मैट्रिक्स के जो बहुत जरूरी हैं समझने के लिए, एमसीक्यूज के लिहाज से। क्वेश्चन तो इसके हो ही जाते हैं, ये भी मैं रेज करके लिख लेता हूँ। अब देखें बेटा, हमारा सबसे पहले ये स्टेटमेंट देखें, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये लाइन लगाई एक, ये लाइन लगाई, जो किससे गुजर रही है, एलिमेंट से गुजर रही है 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 बेटा। अब ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया है, क्योंकि इसके अंदर नंबर अरेंज्ड है रेक्टेंगुलर भी। अगर हम बनाएं एक लाइन, ये देखें, ये 4 लाइन्स पूरी हो रही हैं, तो ये हमारी, अब देखें बेटा, ये हमारी एक रो, ये 2 रो। तो अगर हम ध्यान से देखें, गौर करें, रो नंबर अपनी 1 पे, तो रो नंबर 2 पे, तो कितने एलिमेंट है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब एंट्रीज, 1 2 3, इसके अंदर भी 1 2 3। तो बेटा एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रोज होंगी, जितनी भी रोज होंगी, यहाँ पे फर्ज किया अगर 5 रोज भी होती तो सबके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने थे, सेम 3। तो इन ऑल रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी लिख लें, ए, कोई भी रैंडम एनी, देन इन ऑल रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे एक तरह के। ये नहीं हो सकता कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हों, इसके अंदर 3 एलिमेंट हों, तो फिर तो ये वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वाली शर्त ही तोड़ देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी जगह लाइन लगाएं, लाइन, ये देखें, ये लाइन लगाई, और यहाँ पे ये देखें, ये लाइन लगाई, तो ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। अगर ये देखें, एक साइड 2 3 4 और ये 5वीं साइड आ गई, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं बन रहा। तो अगर हमने इसको रेक्टेंगुलर बनाना है तो इसके अंदर सेम नंबर एलिमेंट्स आएंगे। ये देखें, अब ये देखें, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो यही फंडा बेटा हमारा लगेगा कॉलम्स पे, यानी इन ऑल कॉलम्स, यहां पे हम कर देंगे कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए या एनी मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आर सेम। ये देखें, इस कॉलम के अंदर भी 2 है, इस कॉलम के अंदर भी 2 है एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 2 है एलिमेंट्स या एंट्रीज। तो कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर जितनी भी रोज होंगी, जितने भी कॉलम्स होंगे, उनके अंदर एंट्रीज सेम होंगी, ठीक है। अब अलबत्ता ये हो सकता है कि तमाम कॉलम्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अलग हों। जैसे इन तमाम कॉलम्स के अंदर एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 2 1 2 1 2 1 2, और रोज के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3। हाँ, रो का और कॉलम्स का फंडा अलग अलग हो सकता है। 2 रोज के अंदर, एक रो के अंदर और एक कॉलम के अंदर एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 रो, एक ही मैट्रिक्स की 2 रोज के अंदर बेटा एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। अगर यहाँ पे एलिमेंट कम ज्यादा हुए तो वो हमारी डेफिनेशन के ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये देखें, इसके अंदर, इस रो के अंदर एलिमेंट 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1, तो ये हमारा मैट्रिक्स है ही नहीं, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगी, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसी तरह इसके अंदर देखें, कॉलम के अंदर एलिमेंट 2, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, ये भी हमारा मैट्रिक्स नहीं है, ये भी हमारा मैट्रिक्स नहीं है। अब बेटा हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल, जितनी लाइंस हैं, जितनी रोज हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, और जितने कॉलम्स हैं उसके अंदर, उनको हम क्रॉस कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसकी रो कितनी होगी, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 3 कॉलम कितने आगे, 4, और दरमियान में बेटा आएगा 3/4। इस तरह हम लिखते हैं ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3/4, या इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं 3 × 4, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो पहले बेटा रोज लिखनी है, पहले
और जर्नली इनको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर जनरली करते हैं हम रिप्रेजेंट n बाय m, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और m क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बेटा, तो पहले रोज आएंगे, यानी पहले हमने रोज को काउंट करना है। अब देखें इस बी का ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 बाय कॉलम कितने हैं, 1 2 2, 3 बाय 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये है बेटा इसकी डेफिनेशन छोटी सी, द नंबर ऑफ रोज, रोज पहले गिननी है हमने, रोज पहले काउंट करनी है, एंड कॉलम्स यानी कितनी रोज हैं उसके अंदर और कितने कॉलम्स हैं, इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब बताते हैं या फिक्स करते हैं इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले रोज गिन लेनी है और बाद में क्या कर लेना है उसके कॉलम, तो वो उसका क्या होगा, ऑर्डर। उसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरह, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 3 बाय 4, 3 क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, 4 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये बाय के दरमियान लिखने का तरीका। और यहाँ मैट्रिक्स के नीचे भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3 बाय 2, 3 क्रॉस 2, ये भी इसको लिखने का तरीका है। अब देखें बेटा, जो हमारा ऑर्डर है, ये जो हमारा ऑर्डर है, ये भी हमें एक बात बता रहा है, अगर हम 3 क्रॉस 4 करें, 3 क्रॉस 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 12, और अगर इस तरह 3 क्रॉस 2 करें तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6। तो ये बेटा हमारे बताते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर। आप गिन सकते हैं, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारी नंबर ऑफ रोज हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम अपने नंबर ऑफ कॉलम से, तो हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने पूछे होते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज दी होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए जाते हैं। ये देखें, रोज दे दी, फर्ज किया 3 और कॉलम दे दिए 3, तो आपसे पूछेंगे कि एलिमेंट कितने होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स नहीं दिया होगा, मैट्रिक्स नहीं दिया गया होगा, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो 9 हमारे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9, कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 9। तो ये था हमारा ऑर्डर वगैरह। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट इक्वल मैट्रिक्स, बेटा इक्वल ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस। तो बेटा दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, यानी अगर वो दो बातों पे मान रहे हो, दो रूल्स हैं, दो कंडीशंस ओबे कर रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, हमारे इक्वल मैट्रिसेस होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्या होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, ऑर्डर मतलब दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर हम लिखें, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है बेटा, 2 बाय 2, 2 बाय 2, यानी दो रोज दो कॉलम। इसी तरह अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ बी, वो भी क्या है, 2 बाय 2, 2 बाय 2। तो पहली कंडीशन तो सेम है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, सेम, वो उसका भी 2 बाय 2 है, उसका भी 2 बाय 2 है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है। एक कंडीशन तो हो गई वेरीफाई। अब कंडीशन नंबर 2 है कि देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स से मुराद है कि बेटा इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम हो, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट सेम हो, इसका तीसरा एलिमेंट इसका तीसरा एलिमेंट सेम हो, इसका फोर्थ एलिमेंट इसका फोर्थ एलिमेंट सेम हो। तो ये देखें एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं द मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी, आपने पूरा लिखना है, द मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी बिकॉज, क्यों, वाई, बिकॉज देयर ऑर्डर आर सेम एंड देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर आल्सो सेम या इक्वल। ठीक है, तो बेटा जैसे हम फर्ज कर लें कि हमारी एक क्लास है, उसके अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, 10, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और हमारी रोज के अंदर कितने, चलो 4 बच्चे मान लें, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिकल। ये देखें, पहले बेंच पे 2 बच्चे बैठे, दूसरे बेंच पे भी 2, तो लाइनें कितनी बनी, 2, और इस तरह से कॉलम वाइज कॉलम कितने बने, 2। ठीक है, इसी तरह की सेम क्लास होगी, इसी तरह की सेम क्लास होगी जिसके अंदर 2 ही बेंच लगे होंगे, तो वहां पे भी 2 बच्चे बैठे होंगे, 3 नहीं बैठा सकते, यानी यहाँ पे हम कोई और आइडेंटिटी नहीं ऐड कर सकते, एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, तो रो भी 2 हो गई, कॉलम भी 2 हो गए हमारे। अब ये बच्चा जितना पढ़ाई में लायक है, यानी अगर इसका रैंक 5 आ रहा है, यानी इसकी 5 पोजीशन आती है एग्जाम में, तो इसकी भी 50 आएगी, इसकी 6 आती है तो इसकी भी 6 आएगी, यानी बिल्कुल सेम, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझ लें, इसी एग्जाम्पल को देखें, अब देखें बेटा, हमने यहाँ पे लिखा 6 2 6 5 6 2 6 -5, तो क्या ये दोनों हमारे मैट्रिक्स इक्वल हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है आपने, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर ए 2 बाय 2, इसका भी 2 बाय 2, इसका भी 2 बाय 2। ठीक है, अब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, क्रॉसपोंडिंग का मतलब पहला
पहला इक्वल है, ओके, दूसरा इक्वल है, तीसरा इक्वल है, लेकिन फोर्थ यहाँ +5 है, यहाँ -5 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी नॉट इक्वल होंगे, दीज बोथ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, अब एक इसकी एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम इसका चलेंगे नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C इक्वल टू 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है बेटा B इक्वल टू 3 -1 और 2 +1। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? तो पहले कंडीशन चेक करें 1, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2, रो कितनी बन रही है? 1 और कॉलम 1 2, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? रो कितनी बन रही है? अगर हम यहाँ से गुजारें 1 और कॉलम 2, तो ऑर्डर तो सेम है। अब हमने चेक करना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। तो इसका पहला एलिमेंट 2 है और यहाँ पे भी ये एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ से 3 से -1 निकाल के लिखेंगे तो नीचे कर लेते हैं 2 आ जाएगा, 2 और 2 इक्वल है, ठीक है। और यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 2 + 1 हाँ 3। तो ये देखें, ये नंबर और ये नंबर भी सेम है। तो इसी तरह ये दोनों जो हमारे मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है जाके कि यहाँ पे इसको और इसको मानता ही नहीं कि ये सेम है। हालांकि बेटा ये वैल्यू सेम है, यानी 2 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 3 - 1। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 - 1 कितना होता है, 3 - 1, तो आप कहेंगे 2। तो ये देखें बराबर है, इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब 2 की जगह पे हम ये लिखें चाहे इसकी जगह 2 लिखें, बात एक ही है। इसी तरह यहाँ पे 2 + 1 3 और 3 इक्वल है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या लिखना है? ऑर्डर। अब इसके अंदर सोल्व करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ऑर्डर क्या आता है। तो अभी हमने समझाया कि हमारा ऑर्डर क्या होता है, तो लेकिन मैं इसलिए ये करवा रहा हूँ, हालांकि करवाना बनता नहीं है, आप इसको बिल्कुल शटाक से 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बारीकी से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया अब बचता नहीं है कि इतना छोटा सा चंदू सा सवाल हम क्या करें, सोल्व करें। लेकिन फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता चले कि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह लिखना है, किस तरह हल करके आना है। तो बेटा अगर दिया हो क्वेश्चन, ज्यादातर ये आता है हमें हमारे एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या करने के लिए नंबर ऑफ रोज 1, इस तरह से लाइन जहन में लगानी है, इमेजिनरी, वहां पे नहीं लगाने बैठना। 1 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 2 2/2। तो आपने लिखना क्या है? अगर ये क्वेश्चन के अंदर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आपने नीचे लिखना है सोल्यूशन, दोबारा से ये हमारी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके नीचे यहाँ पे लिखना है, नीचे यहाँ पे जगह नहीं है मैंने इसलिए नहीं लिखा, आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2/2। इसी तरह इसका लिखना है, इसका भी बनेगा 2/2 और इसका क्या बनेगा? नंबर ऑफ रो कितनी है? ऐसे अगर लाइन खींचे 1 1 तो यहाँ पे कॉलम 1 2 2। तो बेटा इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस तरह की तो देख लेते हैं। तो बेटा लाइन लगाएं सीधी सीधी, जो हमारे एलिमेंट से गुजरे, एक लाइन होगी तो रो भी एक होगी। अब ये लगाई हॉरिजॉन्टल इस तरफ, अब वर्टिकल लगाएं, वर्टिकल ऐसे, तो जितनी एलिमेंट्स में से गुजरनी चाहिए, ये गुजरी 1, ये गुजरी 2, तो कॉलम कितने हो गए? 2। इसी तरह इसकी रोज 1 2 3 3 बाय कॉलम 1 1 क्यों? 2 नहीं हो सकता ये, तो यहां से कोई एलिमेंट तो नहीं है यहाँ पे, तो ये कॉलम नहीं होगा, यही सिर्फ 1/3। तो ये जो लाइनें लगा रहा हूँ ये वाली आपको सिर्फ समझाने के लिए बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपने ऐसा पेपर पे नहीं करना। और ये आपका बेटा है क्विज, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर आप खुद से करेंगे और कमेंट के अंदर बताएंगे इसका ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि बेटा खुद से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना मैथ खुद से करने से आता है उतना ही इसमें मजा आता है। ये आपको लाइक अ चैलेंज, जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, यानी एनर्जी आपकी बूस्ट होती जाएगी, आपको मैथ अच्छा लगेगा। अगर इसी तरह से मैं आपको करके देता जाऊं तो आपका खुद से जहन लगाने का, खुद से स्ट्रगल करने का, खुद से कोशिश करने का दिल नहीं करेगा, और फिर ये बताया 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 क्या जाएगा, दिमाग से निकल भी जाएगा। लेकिन जब आप अपने हाथ से करेंगे तो ये कभी भी हाथ से नहीं निकलेगा, दिमाग से नहीं निकलेगा। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, हमने इनके अंदर बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो बेटा ए, सबसे पहले हम आप करेंगे ए, मैट्रिक्स ए, ठीक है, किसके इक्वल है? 3 के। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर यहीं पे लिख लेते हैं, 1 रो 1 कॉलम,
ये 1 रो 1 कॉलम। अब इसके अंदर एंटिटी कितनी है 3। अब हमने कोई ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर ऑर्डर 1 बाय 1 हो, पहले देखना है, और उसके अंदर एंट्री 3 हो। तो ए बी सी, तो सी को देखिए ज़रा, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, और यहाँ पे देखें बेटा 5 माइनस 2 किसके इक्वल होता है 3 के, तो मतलब हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं 3। तो इसका ऑर्डर भी क्या है 1 बाय 1। अब ये देखें द मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स सी, कैसे कि इसका ऑर्डर भी सेम, दोनों कंडीशन, और इसके अंदर की तमाम एंट्रीज है ही एक एंट्री, तो एक ही सेम है तो सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी। अब पकड़िए ए का तो क्लियर हो गया, अब पकड़िए बी को, स्टार्ट से चलेंगे ना। अब हम जो हमारे इक्वल हो गया उनको टिक कर लें, ए हमारा इक्वल हो गया, सी इक्वल हो गया। अब पकड़े बी को, तो बी हमारा इक्वल है बेटा 3 5 के, बी किसके इक्वल है 3 5 के। क्या ऑर्डर बन रहा है इसका 1 बाय 2, नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, ठीक है। इस तरह का आप दूसरा ढूंढिए इसके अंदर। ये देखें तो नहीं, ऑर्डर तो सेम है लेकिन एंट्री इसके अंदर पहले 3 है, इसके अंदर पहले 5 है, तो ये नहीं बनेगा जी, ये भी नहीं बनेगा, ऑर्डर ही नहीं सेम। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज है 1 कॉलम, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं। आई देखें बेटा, आई 3 3 प्लस 2, ऑर्डर इसका कितना है रो 1 बाय 2। अब बेटा 3 प्लस 2 मेरे ख्याल से तो 5 होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5। तो ये देख लें, पहली कंडीशन ऑर्डर सेम, दूसरी कंडीशन पहली एंट्री पहली के बराबर, दूसरी एंट्री दूसरी के बराबर, तो आपस में भी तो ये बराबर ही होंगे ना बेटुआ, बोलो ना। तो हमारा बी हो गया बेटा आई के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट सी देखते हैं हम अपना। शाबाश बच्चों, करो खुद से कोशिश, बहुत आसान काम है। तो सी तो हो गया सच हमारा इसके साथ, तो डी पे आ जाए, तो डी हमारा है 5 3। तो इस तरह की कोई मुर्गी दिख रही है देखें, ऑर्डर क्या है 1 बाय 2, तो डी, ये तो हो गए, इनसे इनसे मिलता तो ये तो हो जाते, ना ए से मिल रहा है डी, ना बी से, ना सी से, ना आई से। इनके अलावा देखें जी से मिल रहा है बिल्कुल नहीं, जे से बिल्कुल नहीं, ई से बिल्कुल नहीं, एफ से बिल्कुल नहीं, और जे से भी बिल्कुल नहीं। तो फिर किससे मिल रहा है ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें बेटा है किसी के इक्वल, तो बेटा डी बेचारा रह गया अकेला, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, डी का किसी के साथ जोड़ा नहीं बना, ये तो रह गया कवारा। चले अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट, डी के अलावा डी भी हमारा हो ही गया, बेशक इसके इक्वल नहीं आया तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ई को देखें, डी के बाद ई हमारा क्या है 4 0 6 2, तो ऑर्डर लिखें इसका 2 बाय 2। अब एंट्रीज इस तरह की ढूंढनी है। अब बेटा गौर से अगर हम देखें अपने एच भैया को, सेम सेम 4 4 0 0 6 6 2 2, ऑर्डर भी फिर 2 बाय 2, तो हमारा एच बराबर ई के। लेकिन रुको जरा, अभी रुको, कोई तीसरा भी तो हो सकता है, 3 इक्वल हो सकते हैं, क्या लाजमी बात है 2 ही हो? बेटा कोई 3 स्टूडेंट नहीं हो सकते क्लास में जिनके नंबर इक्वल आए। तो यही रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है हमारा जे। जे को लिखिए जरा, 2 प्लस 2 की जगह हम लिख सकते हैं 4, 2 माइनस 2 की जगह हम लिख सकते हैं 0, 2 प्लस 4 की जगह 6, 2 प्लस 0 की जगह 2। तो क्या ये भी तो इसके इक्वल नहीं आ रहा बेटा, बोलिए जरा। तो हमारा जे भी तो इसके इक्वल हो गया। तो ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल है बेटा एक दूसरे के, ठीक है। ओके, ये भी हमारे हो गए, ई हो गया, जे हो गया, एच हो गया। अब हमारे बचे दोनों ये जी और एफ। देखें ये इक्वल है या नहीं है, ये आपका आ गया होमवर्क। एफ और जी, एफ जी, क्या हमारे एफ इक्वल हैं जी के? हैं तो आप यस लिखेंगे, बताएंगे, नहीं है तो नो। ये आपका हो गया होमवर्क क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? मैट्रिक्स के अंदर पाए जा रहे हैं। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स के अंदर इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको ये सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि बेटा अगर हम ए की जो वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। यानी सेटिस्फाई का मतलब ये वाली आइडेंटिटी ये वाली इक्वल आ जाएगी। तो बेटा जहाँ तक यहाँ तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, और अगर आपको सिंप्लीफिकेशन भी करनी आती है तो ये सवाल आपका बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ तक अगर जब आपने पढ़ा है, अगर यहाँ तक समझ आया तो वो ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हम देखें तो ये इक्वालिटी का निशान हमें क्या बता रहा है? अभी पिछले सवाल में देखा, अगर मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के तो क्या मतलब था कि इसके अंदर आइडेंटिटीज, इसके अंदर एंट्रीज क्या सेम, इसका ऑर्डर 1 बाय 1, इसका ऑर्डर भी 1 बाय 1, एंट्रीज भी सेम, तो ये इक्वल का निशान आता था। ठीक है बेटा, तो ये इक्वल का निशान आता था हमारा। अब इसी को कंपैरिजन करिए इसके साथ, इक्वल का निशान है हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, मैट्रिक्स दोनों क्या है? सेम है। हमें कैसे पता सर? बेटा उन्होंने बता दिया, ये इक्वल का निशान उन्होंने तभी लगाया है जब दोनों इक्वल हैं। अगर ना इक्वल होते तो इक्वल का निशान ना लगा के नॉट इक्वल का लगाते। तो ये चीज़ तो हमें गिवन है कि हमारा मैट्रिक्स ये वाला मैट्रिक्स ये इक्वल है। और जब हम प्रूफ भी मिल जाएगा इसका, जब हम ए की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाला हमारा पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के इक्वल आएगा, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे एलिमेंट के इक्वल, ये तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल, चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट के इक्वल। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज फाइंड कैसे करनी है? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बेटा सारा। अब देखो बेटा, अगर हमारी अकल थोड़ी सी भी काम करे तो हमारा पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, तो इसको इक्वल करके लिख लें बाहर, a प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। क्यों इक्वल? बेटा इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया गया है। प्रूव भी हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल -7, तो ये इक्वेशन 2 कर दें इसको। तीसरा c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब इसको इक्वेशन ना बनाएं, इसको सोल्व कर लें सीधा। c यहाँ पे 1 आ रहा है माइनस, यहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस, तो हमारा c इक्वल हो जाएगा बेटा 4। c की वैल्यू क्या आ गई? 4। c की वैल्यू फाइंड हो गई, एक वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? इसको इक्वल करेंगे इसके, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं, यानी 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब इसको सॉल्व करें, ये 4d है ये 2d, तो 4d ये इधर क्या हो रहा है? प्लस का निशान है, प्लस इधर आके -2d, और ये इधर जाके बेटा प्लस। 4d में से 2d निकाले तो हमारे 2d बचे, और यहाँ पे बचे 6, तो d इक्वल टू 6/2, यानी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ज़रब, यहाँ पे इसके डिवाइड में हो जाएगा जाके। तो 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 3 ज़ा 6, तो d हमारे किसके इक्वल आ गए? d हमारे आ गए 3 के इक्वल। d किसके इक्वल आ गया? 3 के। अब वैल्यू फाइंड करनी है इसकी बेटा, c की, a की। तो c की वैल्यू है हमारे पास, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम a के अंदर, तो a प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो a हमारा इक्वल आ जाएगा -4 के। हमारे पास 4 a इसकी वैल्यू भी आ गई, -4 a की वैल्यू भी आ गई। अब हमारी वैल्यू रह गई है सिर्फ b की, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a प्लस 2b इक्वल टू -7। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को भी उठाया है। हमने क्या किया है? सिर्फ इस इक्वेशन को बेटा उठाया है। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? ये जो a की वैल्यू निकाली है, तो -4 प्लस 2b की वैल्यू हमें पता ही नहीं फाइंड करनी, -7। अब ये देखें, ये प्लस इधर ये माइनस हो रहा है 4, इधर जाके प्लस, तो हो जाएगा हमारा -7 प्लस 4, और ये आ जाएगा -7 में से 4 निकालेंगे तो 3, माइनस का 3, तो हमारा क्या आएगा? 2b इक्वल टू -3। अब ये देखिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो b हमारा इक्वल आ जाएगा -3/2 बेटा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई b की। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? b की। अब a हमारा आ गया, a वैल्यू आ गई -4, c की आ गई +4, d की आ गई 3, और b की आ गई -3/2। ठीक है, अब बेटा हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। कैसे? रखिए जरा वैल्यूज अंदर इनकी।
तो बेटा ये वैल्यू रखिए इसके अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे ए की जगह 4 -4 और सी की जगह +4, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह -4 और बी की जगह 2, 3/, कितना आना था, 3/2। एक दफ़ा इसको बढ़ा करके ज़रा कर लेते हैं। अब देखें बेटा, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे। इस तरह से यहाँ पे रख दें अपनी वैल्यू ए की -4 प्लस 4 सी की 4, सी की वैल्यू क्या है 4। तो ये माइनस का 4 और प्लस का 4, -4 और +4, जमा के 4 और माइनस के 4 0। तो इसको रेज करके हम लिख देंगे यहाँ पे 0। अब इसकी जगह आ जाए, ए की जगह फिर -4 +2, बी की जगह -3/2। यानी अगर हम इसको करें सोल्व तो ये 2 से 2 कैंसिल और -4 और -3, -4 और -3 -7। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, -7 के। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 4 कितनी है, 4, और उसमें से एक माइनस, तो 4 - 1 3। और यहाँ पे 4, डी की वैल्यू हमारी 3 -6, 4 3 12 -6 बराबर 6 के। तो यहाँ टोटल आ जाएगा हमारा कितना, 6। और इसके अंदर भी रखेंगे तो ये देखें, इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एंट्री 0 -7 3 और यहाँ पे 2 और डी की जगह 3 रखा तो 6 ही बन जाएगा 6। तो ये देखें बेटा, ये दोनों हमारे मैट्रिक्स प्रूव हो गए कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, सेम है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा, आपको कंसेप्ट भी आए होंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।